हाय, वेलकम बैक टू कोडर एक्स अंकित एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क इस अमेजिंग से कोर्स में। तो हम अब पढ़ेंगे आगे। तो आउटो वायर बाय कंस्ट्रक्टर हमें आज पढ़ना है। ऑलरेडी हमने आउटो वायर बाय नेम और बाय टाइप पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं कि आउटो वायर कंस्ट्रक्टर क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जिस तरीके से हम आउटो वायरिंग कराते आ रहे थे अब तक, मतलब ऑटोमेटिक बिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। तो ये जो आउटो वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब तक हमने देखा कि बाई टाइप और बाई नेम से जो हो रहा था वो हो रहा था सेटर इंजेक्शन के थ्रू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रूफ के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए बाई टाइप है, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल पिछले वीडियोज में हमने देखा है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे बाई टाइप है। अब बाई टाइप जो है अगर आप रन कराएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फ्लिपकार्ट है टारगेट बीन, इसमें सेटर मेथड है, ठीक है। इस सेटर मेथड में मैं लिख देता हूँ सिस आउट एंड लिख देता हूँ सेटर मेथड इन्वोक्ड। ओके अगर सेटर मेथड चल रहा होगा तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, सेटर इंजेक्शन। तो रन करेंगे जब आप, तो क्या आ रहा है, सेटर मेथड इन्वोक्ड। इसका मतलब अब ये ब्लू डॉट क्या है, ये आपका डिपेंडेंट है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा डिपेंडेंट का, तब तो इंजेक्ट होगा ना। तो उसके कंस्ट्रक्टर में हमने ये लिख रखा था जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, इसलिए आ रहा है। तो सेटर मेथड इन्वोक्ड में क्यों आ रहा है ये भैया सेटर मेथड इन्वोक्ड? अरे सेटर मेथड इन्वोक्ड यहाँ से आ रहा है भाई, क्योंकि फ्लिपकार्ट के सेटर मेथड में ये जो सेट लॉजिस्टिक्स है इसमें ये आ रहा है। तो बाई टाइप और बाई नेम में आप देख ही रहे हो, बाई टाइप इस तरीके से काम कर रहा है, बाई नेम आपका कैसे काम कर रहा होता है सेटर इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन अगर आपको आउटो वायरिंग कराना है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि उस टाइम आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आपको अपने टारगेट में कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। यू कैन सी वेयर कोई, क्या हमारे टारगेट क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑलरेडी हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंस्ट्रक्टर होता है ना, और वो भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बात है कि नहीं सही? तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है फ्लिपकार्ट में, ये जो टारगेट है इसमें तो है ही नहीं। तो अब नहीं है तो भैया क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे देखो कहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये कमेंटेड है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, मतलब आपको टारगेट में एक चाहिए कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। तो हमने कहा फ्लिपकार्ट, यही हमारा टारगेट क्लास है फ्लिपकार्ट, यस बिल्कुल। इसमें क्या चाहिए, किसका ऑब्जेक्ट आपको लेना है? तो लेट्स से हमको चाहिए ब्लू डॉट है ना, ब्लू डॉट। हमने कहा ब्लू डॉट, ठीक है, ब्लू डॉट। ओके हमने कहा दिस डॉट ब्लू डॉट हमने ऊपर में एक ब्लू डॉट ले लेते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट ब्लू डॉट, ओके ब्लू डॉट एक ही में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस डॉट ब्लू डॉट में क्या जाना चाहिए, ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे सिस आउट कर लीजिए क्या कि ये क्या हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, तो पैरम कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड है ना, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में जाइए और ये आउटो वायर जो है इसे हमें क्या कर देना है, कंस्ट्रक्टर कर देना है। हम जैसे ही कंस्ट्रक्टर करेंगे और रन होगा हमारा प्रोग्राम, तो अब जो टारगेट है वो सबसे पहले जब मतलब पार्स वार्स हो जाएगा ये सारा चीज़, है ना, आईओसी, तो क्या कहेगा कि इस फ्लिपकार्ट जो हमारा एफकार्ट नाम का बीन है, जो ये फ्लिपकार्ट बीन क्लास है, इसमें जो हमारा आउटो वायरिंग होगा वो किस मोड से होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर मोड का मतलब क्या होता है कि टारगेट क्लास में हमारा एक कंस्ट्रक्टर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट में ये देखिए, फ्लिपकार्ट में एक हमारा कंस्ट्रक्टर है, बिल्कुल है। इस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, ये तो बिल्कुल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होना है। तो जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसका टाइप, इसका पैरामीटर का टाइप, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का टाइप मतलब ब्लू डॉट, है ना, ये बीन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसका टाइप अवेलेबल, ये बीन जो है डिपेंडेंट बीन टाइप में टाइप मैच करना चाहिए, नेम नहीं। ये ब्लू डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टाइप मैच करना चाहिए ब्लू डॉट। तो क्या ब्लू डॉट बीन अवेलेबल है यहाँ देखिए, तो क्या ब्लू डॉट बीन अवेलेबल है, ये देखिए ब्लू डॉट बीन हमारा यहाँ पे अवेलेबल ऑलरेडी है। तो जैसे ही हम ब्लू डॉट बीन अवेलेबल को यहाँ से, अब ऑलरेडी अवेलेबल है तो राइट क्लिक करके रन करते हैं, ये रन करना चाहिए। अब देखिए ब्लू डॉट का जीरो पैरम चला और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी चला, लेकिन ये आ रहा है फ्लिपकार्ट डॉट जावा के 39 नंबर लाइन से कि भाई बाई नाउ, ये मेथड आपको रिटर्न करके दे रहा है क्या, ये मेथड रिटर्न कर रहा है भाई नल 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 नल,
तो हम चलेंगे फ्लिपकार्ट में, और ये जो बाई है, बाई का जो 39 ये रहा डिलीवरी स्टेटस। तो बहुत अच्छी बात है कि जो डिलीवर मेथड कॉल हो रहा है ये इस वक्त किस पर कॉल हो रहा है, लॉजिस्टिक्स सर्विस पर, ब्लू डार्ट पर नहीं कॉल हो रहा है। देखिए इस फ्लिपकार्ट में हमने ब्लू डार्ट लिया है ना, ब्लू डार्ट का ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ब्लू डार्ट के ऑब्जेक्ट, अब ये मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे, अगर आप पिछली वीडियो से आ रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अदरवाइज अगर आप बहुत अच्छे कोडर हैं, मतलब बेसिक्स ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, तो आप बात बहुत सुनिए, ध्यान से सुनिए यार क्या हो रहा है यार। पहले यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विस लिखा हुआ था ना, ठीक है, तो लॉजिस्टिक सर्विस में ऑब्जेक्ट आ रहा था इसलिए डिलीवर मेथड कॉल हो रहा था। अब लॉजिस्टिक सर्विस में ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, अरे भाई ये ऑब्जेक्ट कौन रख रहा है, किसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्लू डार्ट का। तो ब्लू डार्ट में ना ऑब्जेक्ट है, तो ब्लू डार्ट का जो डिलीवर मेथड है यहाँ से ये कॉल करना है, ब्लू डार्ट का डिलीवर मेथड कॉल करना है। तो ब्लू डार्ट डॉट डिलीवर ना लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ब्लू डार्ट के ऑब्जेक्ट पर ये कॉल होगा डिलीवर मेथड, तो ब्लू डार्ट डॉट ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए, ब्लू डार्ट डॉट डिलीवर। अब रन करेंगे तो वापस ये रन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़, इसमें है क्या यार। लो आपका ब्लू डार्ट डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आपका कंस्ट्रक्टर चला टारगेट क्लास का, और जो आपका रन होना था वो रन हो गया। क्या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन समझ में आया, इतना ईजी तो है, ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टर में कि इट परफॉर्म्स द कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग। कैसा ये करेगा, तो कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग परफॉर्म करेगा। हियर क्या यहाँ पे जरूरत क्या होता है, हियर कंस्ट्रक्टर पैरम टाइप, पैरामीटर का टाइप इन द टारगेट बीन मस्ट बी मैचिंग विथ द टाइप ऑफ द बीन, ओके, टाइप ऑफ द बीन defined as dependent bean। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, बात समझ में आया। टाइप मैच करेगा, आईडी नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फ्लिपकार्ट में अगर आप जाएं तो ब्लू डार्ट, इसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ब्लू डार्ट का यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ये है। तो देखिए आईडी से मतलब नहीं है, आईडी तो लॉजिस्टिक सर्विस है, और फ्लिपकार्ट का जो पैरामीटर है उसका जो पैरामीटर का नेम है वो ब्लू डार्ट है, तो दोनों तो अनमैच है, फिर भी रन कर रहा है। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग, ये जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर होता है इसके टाइप का हेल्प लेता है, नॉट नेम का यहाँ पे अभी, ठीक है। तो टाइप मैच करना चाहिए जो हमारा अवेलेबल है कि नहीं, तो बिल्कुल ब्लू डार्ट का टाइप का है तो रन कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने मान लेते हैं कि एक ऐसा टाइप दे दिया जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इस ब्लू डार्ट को हम 1 सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं, सेव कर दिया Ctrl+Shift/ से, अब ये कमेंट हो गया। अब रन करते हैं, अब तो वहाँ पे बीन ही नहीं है ना, कौन सा रन हुआ, हाँ ठीक है यही रन करना था। हमें यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एरर क्रिएटिंग बीन नेम विथ एफकार्ट। आप जो एफकार्ट से बीन मांग रहे होंगे ना, तो कह रहा है कि नो क्वालिफाइंग ऑफ टाइप ब्लू डार्ट अवेलेबल, एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1। ये कह रहा है कि एक एक्सपेक्ट कर रहा है बट फाउंड 0 है, वही चीज़ है, मतलब कि इसको मिल नहीं रहा है कोई भी बीन ब्लू डार्ट नाम का या ब्लू डार्ट टाइप का बीन जो है इसको मिल ही नहीं रहा है। तो अब ये कहाँ से कराएगा कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग, समझ गए। तो सबसे पहले तो डिपेंडेंट का ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। डिपेंडेंट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, अब किया है तो अब रन करेगा, है ना, मतलब इसको हम अनकमेंट कर दे रहे हैं पहले के जैसा। अब तो ये रन करेगा बिल्कुल अच्छे से, सी रन कर रहा है, अच्छी बात है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रही है, काम कर रहा है। चलिए एक केस और देखते हैं इसमें कि भाई दिक्कत एक जगह आ सकती है, हमें दिक्कत नहीं कन्फ्यूजन आ सकती है। कन्फ्यूजन ये आ सकती है कि अगर हमने मान लो कि ये ब्लू डार्ट है, ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक सर्विस को, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने उसका टाइप ही लॉजिस्टिक सर्विस ले लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट में हमने ये लॉजिस्टिक सर्विस लिया है ना टाइप, ठीक है। एक काम करते हैं,
इसके पैरामीटर में ही ले लेते हैं लॉजिस्टिक्स सर्विस, लॉजिस्टिक्स सर्विस। अब जो इसका ऑब्जेक्ट है चेंज कर देते हैं यहाँ से कि भाई दिस डॉट लॉजिस्टिक्स सर्विस, यहाँ पे भी नाम चेंज कर देते हैं लॉजिस्टिक्स सर्विस। ओके, दिस डॉट लॉजिस्टिक्स सर्विस इक्वल टू लॉजिस्टिक्स सर्विस। अब लॉजिस्टिक्स सर्विस में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जो भी आपका लॉजिस्टिक्स सर्विस है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया या जो भी आपका DTDC या फ्लिपकार्ट कुछ भी। तो यहाँ पे डिलीवर मेथड जो भी चलेगा किस पे चलेगा, लॉजिस्टिक्स वाले ऑब्जेक्ट पे ना, लॉजिस्टिक्स इंस्टेंस वेरिएबल पे, लॉजिस्टिक्स सर्विस इंस्टेंस वेरिएबल पे। तो ठीक है, अभी हमने इसको सुधार लिया। अब देखिए क्या लॉजिस्टिक्स सर्विस टाइप का कोई बीन अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स सर्विस टाइप का। यहाँ हमें देखने में मिल रहा है एक DTDC का बीन है और एक ब्लू डार्ट का बीन है, एक DTDC का बीन है और एक ब्लू डार्ट का बीन है, एक DTDC का और एक ब्लू डार्ट का। देख रहे हैं ना, दो बीन डिफाइंड है, क्योंकि दोनों कौन से टाइप के हैं, अरे भैया दोनों सेम इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, लॉजिस्टिक सर्विस टाइप, लॉजिस्टिक सर्विस। तो हम बोल सकते हैं ना कि नहीं कि ब्लू डार्ट जो है वो लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का है और हमारा ब्लू डार्ट जो है DTDC जो है वो लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का है, ब्लू डार्ट भी है वो लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का है। ठीक है, DTDC भी किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक सर्विस को, और हमने टाइप ही क्या ले रखा है, लॉजिस्टिक सर्विस को। तो अब इस केस में यहाँ पे होगी अम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। अब IOC कंटेनर कंफ्यूज होगा कि भाई आखिर दोनों तो सेम टाइप का है, तो टाइप ही तो मैच करके कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करवा रहा था, अभी हमने देखा। तो भाई अब क्या मतलब किसको हम ये करें, किसको इंजेक्ट करें भाई दोनों में से, क्योंकि टाइप तो दोनों का सेम है, दोनों पैरामीटर से मैच कर ही रहा है, मतलब उसके टाइप से दो डिफाइंड है। तो देख सकते हैं आप ध्यान से, इसमें प्राइमरी इक्वल टू ट्रू लगा हुआ है, ये एट्रीब्यूट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू लगा है, तो इसका मतलब क्या कि दोनों में से प्राइमरी जो महत्व ज़्यादा है वो किसको दिया जाएगा, इसको। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी है, किसको, ब्लू डार्ट को। तो जब इंजेक्शन होगी वो किसकी होगी, बात समझ में आ रहा है। ओह कहाँ चला गया हमारा, ये रहा, किसकी इंजेक्शन होगी, स्ट्रैटेजी DP टेस्ट, राइट क्लिक, जावा एप्लीकेशन। देखिए तो क्या इंजेक्ट हो रहा है, ब्लू डार्ट ही इंजेक्ट हो रहा है अगेन। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप प्राइमरी इक्वल टू ट्रू यहाँ से हटा करके, ये प्राइमरी इक्वल टू ट्रू हटा करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्या एट्रीब्यूट का नाम है, प्राइमरी इक्वल टू, अगर आप इसको ट्रू प्राइमरी बीन इसको बना देते हैं तो अब तो DTDC हो गया। तो अब यहाँ से रन करेंगे तो क्या होगा, अब DTDC का देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब अब DTDC इंजेक्ट हो रहा है। देखिए DTDC इज असाइंड टू द ऑर्डर ID। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये टाइप से मैच कर रहा होता है ना। तो आप ये जो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, प्राइमरी इक्वल टू ट्रू से। समझ में आया बात, ओके। while auto wiring by constructor, it may give ambiguity problem. This problem can be resolved by primary equal to true attribute using it for the dependent bean, means I, that is making the dependent bean as primary dependent bean। क्या बात समझ में आया। प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, गॉट इट और नॉट।
तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू का किस तरीके से काम करना है क्या हमें समझ में आया? यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इतना, कॉपी पेस्ट हियर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको कि प्राइमरी इक्वल टू ट्रू हम प्रयोग कर पाएंगे। जिस बीन के साथ आपको ये मतलब जिस भी बीन में आपको प्राइमरी जिस बीन को बनाना है उसमें प्राइमरी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट बना दीजिए। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो यार, ठीक है। अब दोनों को प्राइमरी बना सकते हैं तो बताइए, तो आप मूर्खता वाली ही बात न कर रहे हैं। अरे भाई आप फिर से एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्यों देना चाहते हैं? दो प्राइमरी कभी होगा नहीं होगा, फिर से तो वही दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको रन करेंगे तो ये कहेगा कि देखिए, तो एरर क्रिएटिंग बिन नेम विथ एफ का डिफाइंड इन दिस क्या कह रहा है कि अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस थ्रू कंस्ट्रक्टर पैरामीटर 0, ठीक है। कह रहा है कि नो क्वालिफाइंग बिन ऑफ टाइप अवेलेबल मोर देन वन प्राइमरी बिन फाउंड। देखिए कह रहा है कि एक से ज़्यादा प्राइमरी बिन फाउंड कर गया, तो दो प्राइमरी तो आप यूज कर नहीं सकते हैं, है ना। एक इसको मिटा दीजिए, अब प्राइमरी भी मत यूज करिए, है ना, प्राइमरी भी हमें यूज नहीं करना है। इस केस में इन दोनों में से किसका इंजेक्ट होगा, देखते हैं रन करके किसका इंजेक्ट हुआ। अरे ब्लू डॉट का हुआ। क्यों हुआ? देखिए लॉजिस्टिक सर्विस में अगर आप सॉरी नॉट लॉजिस्टिक सर्विस में बार बार क्यों खोल दे रहा हूँ पता नहीं। फ्लिपकार्ट खोलिए, फ्लिपकार्ट में जाइए, इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये सेटर, ये है सेटर मेथड है, ये तो कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में अगर आप यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में ये जो काम कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे लिया हुआ है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसका पैरामीटर का नाम क्या है? लॉजिस्टिक्स सर्विस। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाएं, क्या लॉजिस्टिक सर्विस से कोई बीन है आईडी, मतलब उस क्या बीन आईडी है लॉजिस्टिक सर्विस? सेम मैचिंग, मतलब मैचिंग पैरामीटर नेम का कोई बीन आईडी है डिपेंडेंट? जी हाँ है। किसका है? ब्लू डॉट का। अरे ब्लू डॉट का है, तभी ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको मिटा करके सिर्फ 1 भी मिटा देते हैं। अब किससे मैच कर रहा है ये देखिए तो ज़रा। अब आपका जो फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक सर्विस टाइप का जो आपका पैरामीटर नेम है जो आपका टारगेट में हो, किससे मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है DTDC वाले बिन आईडी से। तो अब DTDC का इंजेक्ट होगा। बिल्कुल, इसको सेव करिए और रन करिए और रन करिए और रन करिए। देखिए किसका इंजेक्ट हो रहा है? अब DTDC का। तो आप ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है, इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया है ना? यू कैन सॉल्व दिस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, you can solve this ambiguity problem by one another way, and that is what? That is very simple. That is very simple. Take the parameterized, take the parameter name of the parameterized constructor in the target class same as the bean id defined in application context, और defined ऐसे लिख सकते हैं, as defined for the bean, okay, for the dependent bean या स्प्रिंग बीन कर दीजिए और अच्छा डिपेंडेंट स्प्रिंग बीन। मतलब आपको क्या लेना है कि पैरामीटर जो है, जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा टारगेट क्लास में, उसका जो पैरामीटर का नाम है किससे मैच करा देना है? बीन आईडी से। किसके बीन आईडी से? डिपेंडेंट स्प्रिंग बीन के आईडी से। बात समझ में आया? ये भी आप एक तरीका आजमा सकते हैं, बट द बेटर वे टू डू इज ओनली प्राइमरी इक्वल टू ट्रू। ओके, समझ गए? बट ऑलवेज प्रीफर यूजिंग प्राइमरी इक्वल टू
ट्रू एट्रीब्यूट, ट्रू एट्रीब्यूट, इसका यूज करिए टू रिजॉल्व दिस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। बात समझ में आया? इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या हमें ये बात समझ में आया? कमेंट करिए जल्दी, समझ में आया नहीं आया बताइए। किससे सोल्व करना है? जब कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ आउट वायरिंग हम करेंगे तो हमें किससे सोल्व करना है? एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम दो तरीके बताए मैंने आपको। कौन कौन से? एक तरीका हमें ये पता चला कि हम उसको प्राइमरी इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं, दूसरा हम पैरामीटर का नाम अपने बीन आईडी से जो हमारा डिपेंडेंट है उससे मैच करा सकते हैं। बट प्लीज़ किसको प्रेफर करें? हमेशा प्राइमरी इक्वल टू ट्रू को यूज करना। बात समझ में आया? चलिए ग्रेट। अब जरा यहाँ लिखते हैं स्प्रिंग कोर डॉक्स, और देखिए अब हमारे पास एक नो बचा हुआ है, राइट। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। ऐसी कंटेनर, और हमारे पास क्या है कि आउटो वायरिंग है ना, तो हम सर्च कर लेंगे कहीं तो आउटो वायरिंग का हमें कुछ दिखेगा यहाँ। डिपेंडेंसीज इसी में आएगा शायद, आउटो वायरिंग कोलैबोरेटर्स। देखिए तो हमने इसमें से कवर किया बाय नेम सबसे पहले, आउटो वायरिंग बाय प्रॉपर्टी नेम है ना, प्रॉपर्टी का नेम मतलब सेट, अगेन सेटर मेथड जो हमने आपको पढ़ाया। बाय टाइप पढ़ा ही दिया, ये दोनों सेटर मेथड। कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया है ना, कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया। नो डिफ़ॉल्ट जो होता है आउटो वायरिंग नो ही होता है, ठीक है। तो नो का मतलब कि बीन रेफरेंसेस मस्ट बी डिफाइंड बाय REF एलिमेंट्स, चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज because of specifying collaborator explicitly gives control and to some extent it documents the structure as a system। ये कह रहा है कि भाई नो का मतलब क्या है? अरे नो का मतलब नो, अगर आपको नहीं चाहिए आउटो वायरिंग तो नो कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है। अगर हमें आप यहाँ पे आउटो वायर इक्वल टू कर देंगे नो, तो क्या होगा भाई? रन करिए, रन करिए, क्या आउटो वायरिंग होगा? देखिए क्या लिख रहा है, कितना सारा एरर आया हमें। कह रहा है नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड, ठीक है, कह रहा है नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। अब आउटो वायरिंग हो ही नहीं रहा है, तो जब आउटो वायरिंग ही नहीं हो रहा है तो इससे क्या मतलब कि हम कंस्ट्रक्टर कराएं या ना कराएं या कुछ भी कराएं, तो आउटो वायरिंग ही हमारा बंद हो गया। बात समझ में आया? तो जब आउटो वायरिंग हमारा बंद हो गया, और फ्लिपकार्ट का यहाँ पे देखिए तो डिपेंडेंसी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा है डिफाइंड किया गया है जो स्प्रिंग बिन, फ्लिपकार्ट बना हुआ है ना। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर आर्क्स तो दिया नहीं है, मतलब मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो हम करा नहीं रहे हैं। तो भाई जब हम मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा ही नहीं रहे हैं और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिन डिफाइन कर दिए, तो ऑब्जेक्ट तो IOC कंटेनर बनाएगा, और ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो वो क्या ढूंढेगा? जीरो पैरम का कंस्ट्रक्टर। तो क्या जीरो पैरम का कंस्ट्रक्टर फ्लिपकार्ट में है? भैया जीरो पैरम का कंस्ट्रक्टर फ्लिपकार्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसलिए कंपाइलर जीरो पैरम का कंस्ट्रक्टर तो लगाएगा नहीं, और हमने खुद भी लगाया नहीं है। तो या तो आप लगा लीजिए जीरो पैरम का कंस्ट्रक्टर, पब्लिक फ्लिपकार्ट। चलिए जीरो पैरम का कंस्ट्रक्टर हो गया, सिस आउट जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। अब रन करेंगे इसको तो क्या आ रहा है? जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। अब ये नल क्यों आ रहा है जावा 43 से? ये देखिए 43 स्ट्रिंग डिलीवरी बिकॉज लॉजिस्टिक सर्विस डॉट डिलीवर, क्योंकि लॉजिस्टिक सर्विस यहाँ इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, ये तो नल है ना, इसमें तो कोई वैल्यू आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट होकर आ रहा है भाई। अब तो नो हो गया ना आउटो वायरिंग, तो भैया आउटो वायरिंग जब नो होगी तो अब तो मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराना पड़ेगा ना आपको। क्या बात समझ में आई? अब तो मैनुअली डिपेंडेंसी आपको इंजेक्ट कराना पड़ेगा, तो आप मैनुअली कराएं, ठीक है। आप यहाँ पे अब मैनुअली कराएं, ये बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। तो मैनुअली यहाँ से आप करा सकते हैं, चाहे कंस्ट्रक्टर से कराना है तो कंस्ट्रक्टर लिख के या कुछ भी लिख के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
ये क्या कह रहा है, नो, कि नो आउटो वायरिंग बिन रेफरेंसेस मस्ट बी डिफाइंड बाय REF एलिमेंट्स। तो REF एलिमेंट्स समझ रहे हैं ना, जो REF एक एट्रीब्यूट होता है, अरे ये यार देखो प्रॉपर्टी का REF, यहाँ से जब आप कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे किस तरीके से, आपका एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, मतलब एक्सप्लिसिट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हमने कहा प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, हमारे फ्लिपकार्ट में कोई प्रॉपर्टी है, जी हाँ, क्या है, जिसका नाम है लॉजिस्टिक सर्विस। हमने कहा भैया इसको दे दो लॉजिस्टिक सर्विस। REF रेफरेंस है ना, तो वही कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो नो ही होता है। अगर आप एट्रीब्यूट का प्रयोग ना करें आउटो वायर इक्वल टू नो का, तो वो भी नो रहेगा, ठीक है। तो बिन रेफरेंसेस मस्ट बी डिफाइंड बाय REF एलिमेंट्स, चेंजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्जर डिप्लॉयमेंट्स। कह रहा है कि भाई अभी यहाँ पे अगर आप कहेंगे लॉजिस्टिक सर्विस REF, इस तरीके से आपको देना पड़ेगा जब आप नो करेंगे तो ये ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लिसिटली बता दिया है, मैनुअली करना है ना। तो REF इक्वल टू, यहाँ से रेफरेंस बिन ID ले लीजिए जिसका आपको डालना है, यहाँ पे इंजेक्ट करना है, लेट्स से लॉजिस्टिक सर्विस 2, कॉपी किया लॉजिस्टिक सर्विस 2, यहाँ से हमने यूज किया, प्रॉपर्टी को करते हैं क्लोज, सेव करते हैं एंड यहाँ से हमें इंजेक्ट करके रन करते हैं। तो सी आराम से रन हो रहा है, हमारा ब्लू डॉट इंजेक्ट हो रहा है मस्त आराम से, क्योंकि हमने इसको फिर से एक्सप्लिसिट कर दिया है आउटो वायरिंग, है ना, सॉरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब एक्सप्लिसिट आउटो वायरिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि आउटो वायरिंग थोड़ी हो रहा है, बिल्कुल सही बात। तो ये हमारा एक्सप्लिसिटली या मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है। तो इस रेफरेंस एट्रीब्यूट की मदद से, प्रॉपर्टी टैग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो आपका नो रहेगा और डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है इसमें। तो आप अगर यहाँ पे देखें, अच्छा एक चीज़ और है, लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटो वायरिंग। आखिर क्या कुछ दिक्कत है क्या आउटो वायरिंग में, है ना, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप देख सकते हैं, पढ़िए समझ में आएगा। और चलिए मैं समझाता हूँ आपको। आउटो वायरिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंसिस्टेंसी अक्रॉस अ प्रोजेक्ट। इफ आउटो वायरिंग नॉट यूज्ड इन जनरल इट माइट बी कन्फ्यूजिंग टू डेवलपर्स टू यूज इट टू वायर ओनली 1 or 2 बिन डेफिनेशंस। देखिए आउटो वायरिंग तब आप करिए जब पूरे प्रोजेक्ट में आपको, मतलब ढेर सारा जब आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है तो आउटो वायरिंग यूज करिए, कोई इशू नहीं है, 1-2 के लिए मत कीजिए, है ना, सिंपल चीज़ है। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज इन प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्टर सेटिंग्स ऑलवेज ओवरराइड आउटो वायरिंग। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज इन प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्टर आर्ग सेटिंग्स ऑलवेज ओवरराइड आउटो वायरिंग। यू कैनॉट आउटो वायर सिंपल प्रॉपर्टी सच एज primitives, a string and classes. This limitation is by design. ये स्प्रिंग वालों ने इसको ऐसा ही बनाया, मतलब अगर आप ध्यान रखिएगा इंटरव्यूअर के सामने ज़रूर इसको वो करिएगा एक्सप्लेन कि सर देखिए आउटो वायरिंग तो कर सकते हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं भैया, ये अगर आप प्रॉपर्टी टैग या कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग का यूज करते हैं और साथ में आउटो वायरिंग करते हैं तो जो आपका सेटिंग है जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का वो ओवरराइड हो जाएगा। उसको ओवरराइड कौन करेगा, तो जो एक्सप्लिसिट आपने किया है, जो प्रॉपर्टी टैग का प्रयोग किया है या जो आपने कंस्ट्रक्टर टैग का प्रयोग किया है, वो क्या बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे देखिए आउटो वायरिंग बाय कंस्ट्रक्टर भी कर देते हैं, ठीक है। तो सर आउटो वायरिंग बाय कंस्ट्रक्टर हमने किया, बहुत अच्छी बात है, हमने किया। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट में जाइए, फ्लिपकार्ट में कंस्ट्रक्टर है हमारा, देखिए फ्लिपकार्ट में हमारा एक कंस्ट्रक्टर है लॉजिस्टिक सर्विस, ये वाला कंस्ट्रक्टर है, अच्छी बात है, कंस्ट्रक्टर है हमारा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देख रहे हैं ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है लॉजिस्टिक सर्विस का, इसका टाइप है, तो बाय कंस्ट्रक्टर क्या ढूंढेगा, तो बाय कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा हमारा कि इससे मैचिंग, इसके पैरामीटर से, इस पैरामीटर के टाइप से, है ना, इस लॉजिस्टिक सर्विस पैरामीटर के टाइप से क्या कोई मैचिंग बिन अवेलेबल है, तो भैया इसको मिला 2 बिन, है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू करेगा, अगर कहीं पे है तो उसको प्राइमरी वैल्यू देगा, राइट। अदरवाइज ये इंजेक्ट हो जाएगा कैसे, ये इसके मैचिंग के नाम से, आईडी मैचिंग के नाम से, आईडी जो है और इसका नाम जो है मैच कर रहा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, राइट करता हूँ,
राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं और रन ऑन जावा एप्लीकेशन करिए। देखिए क्या हो रहा है, DTDC चल रहा है, अभी DTDC इंजेक्ट हो रहा है, उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है। अच्छी बात है, DTDC हमारा रन कर रहा है, क्योंकि DTDC ये देखिए लॉजिस्टिक सर्विस, ये जो नाम है ये भी मैच कर रहा है। और इसको दो क्या मिल रहे हैं, दो टाइप मिल रहा है। तो ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नाम से और ID मैच करा करके अपना रिजोल्व हो जा रहा है। लेकिन अगर प्राइमरी इक्वल टू ट्रू भी अगर आप कर दें, प्राइमरी इक्वल टू आप अगर इसको ट्रू भी कर दें, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़, क्योंकि हमने उसी को प्राइमरी इक्वल टू ट्रू किया है। अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें देखिए, आपने ऑटो वायरिंग भी किया है और आपने मैनुअल वायरिंग भी किया है, मतलब मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी किया है आप प्रॉपर्टी टैग का यूज करके, तो जो वैल्यू है अब, ठीक है, देखिए मैनुअली से हम किसको इंजेक्ट कर रहे हैं, मैनुअली से लेट से हम इंजेक्ट कर रहे हैं REF लॉजिस्टिक सर्विस 2। लॉजिस्टिक सर्विस 2 किसके लिए है, ब्लू डार्ट का। तो अब कंस्ट्रक्टर का जो ऑटो वायरिंग यहाँ से बाई कंस्ट्रक्टर हो रहा है, मतलब ऑटो वायरिंग बाई कंस्ट्रक्टर, और ये जो प्रॉपर्टी से आपका मैनुअल वायर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, ये इसमें किसकी वैल्यू जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट पहुँचेगा। तो ये ओवरराइड कौन कर देगा, ये ओवरराइड करेगा आपका एक्सप्लिसिट वाला, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट वाला वैल्यू वहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब लॉजिस्टिक सर्विस 2 का ऑब्जेक्ट, मतलब ब्लू डार्ट का ऑब्जेक्ट पहुँचेगा। अब तक DTDC का पहुँच रहा था, अब देखिए इसको रन करिए, किसका पहुँचेगा, ये देखिए किसका पहुँचा, DTDC का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही ना। बात समझ में आ रहा है। अरे भैया ऑब्जेक्ट तो बना ना, मतलब पहले वो क्या किया, पहले उसने देखिए कंस्ट्रक्टर का आउट वायरिंग चला दिया, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर का आपका कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, तो वो ब्लू डार्ट में जा करके, मतलब सॉरी DTDC का जो भी बना होगा वो बना। लेकिन जैसे उसको मिला कि अरे प्रॉपर्टी टैग भी है, तो एक काम करना है, अच्छा प्रॉपर्टी टैग किसको बना रहा है, तो ब्लू डार्ट को। तो देखिए तो सेटर मेथड इन्वोक्ड, ब्लू डार्ट का सेटर मेथड चला, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी इंजेक्शन से क्या चलता है, सेटर मेथड चलता है। अच्छी बात तो है, समझ में तो आ रहा है, राइट। अब देखिए ब्लू डार्ट इज असाइंड हो गया है ऑर्डर ID के लिए। तो ये तरीका है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से या प्रॉपर्टी इंजेक्शन से ये भी यूज कर रहे हैं और आप आउट वायरिंग भी यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी मतलब मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमेशा ओवरराइड कर देगा सेटिंग्स को। ये समझ में आना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आउट वायरिंग इज लेस एग्जैक्ट देन एक्सप्लिसिट वायरिंग, तो ठीक है ना, मतलब जैसे लेस, इसमें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आने के चांसेस इसमें ज़्यादा है आउट वायरिंग में, राइट। वायरिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट भी, अब देखिए बहुत अच्छे से वायरिंग इन्फॉर्मेशन जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई है वो रीडेबिलिटी किल्स कर रहा है ना, रीडेबिलिटी को किल कर रहा है, राइट। मतलब कैसे पता चल रहा है, क्या ये देख के आपको पता चल रहा है कि किसका इंजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, नहीं। फ्लिपकार्ट में बस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रहा है, आपको इतना पता चल रहा है, आउट वायरिंग से हो रहा है। लेकिन बट कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है वो देख करके नहीं पता चल रहा, तो रीडेबिलिटी भी खत्म करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बाकी सब वही सब चीज़ें आपको लिखी गई हैं, तो आप पढ़िए इसको, जब पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब एक आदत डालिए। खैर अभी तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब देखिए एक्सक्लूडिंग अ बीन फ्रॉम आउट वायरिंग। अब आप चाहते हैं किसी बीन को हमें आउट वायरिंग बनाना ही नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे, तो आउट वायर कैंडिडेट है उसको फॉल्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये आउट वायरिंग जो है जिसमें हो रहा है हमारा, लेट से DTDC का आउट वायरिंग हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये DTDC हमारा जो है आउट वायरिंग हो ही ना, ये कभी मतलब इस प्रोजेक्ट में कभी यूज ही ना हो आउट वायरिंग के लिए। तो क्या करना है, तो आप इसमें एक एट्रीब्यूट प्रयोग कीजिए, ऑटो वायर डैश कैंडिडेट इक्वल टू कर दीजिए फॉल्स। अब जैसे ही आप आउट वायर कैंडिडेट करेंगे फॉल्स और करेंगे इसको वापस से रन, तो अब देखिए ये तो फॉल्स हो गया, तो ये कभी भी आउट वायरिंग का पार्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है। रन करिए, देखिए अभी ये पार्ट था इसलिए DTDC का भी ऑब्जेक्ट बन रहा था और फिर उसको ओवरराइड कर रहा था प्रॉपर्टी वाला। बट इस केस में, इस सिनेरियो में ये तो आउट वायर कैंडिडेट हो ही नहीं रहा है ना, ये तो फॉल्स किया हुआ है। तो अब क्या होगा, देखिए रन करिए इसको। अब जब हम कर रहे हैं तो किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू डार्ट का डायरेक्ट DTDC, ठीक है। DTDC का जो ऑब्जेक्ट है वो बन ही नहीं रहा, तो DTDC डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जो था वो बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसको आउट वायरिंग से हम बना रहे थे ना, मतलब आउट वायरिंग से इंजेक्ट करा रहे थे, तो आउट वायरिंग तो हो ही नहीं रहा, वो तो आउट वायर कैंडिडेट है ही नहीं, वो तो आउट वायर कैंडिडेट है नहीं। अरे एक होता है एग्जामिनेशन कैंडिडेट, भाई वो एग्ज़ाम देगा, तो आप कैंडिडेट हो ही नहीं एग्जामिनेशन,
ठीक है, आप एग्जामिनेशन कैंडिडेट हो ही नहीं तो आप क्या करोगे, मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे ना, सिंपल सी चीज़ है। तो डेट इज़ द थिंग। तो दो चीज़ें हमें और पता चली। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो, और एक ये पता चला हमें कि किस तरीके से हम आउट वायर कैंडिडेट फॉल्स और ट्रू कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, फॉल्स आप कर सकते हैं, राइट। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटो वायरिंग, सबसे पहले तो भाई रीडेबिलिटी ख़त्म कर देता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ जो है डिपेंडेंट बिन है, कैसे है, नहीं है, ठीक है, दिखाया जैसे आपको। इट किल्स द रीडेबिलिटी, ओके, रीडेबिलिटी, ओके। देयर इज more chance of getting ambiguity problem। नेक्स्ट, और एक और जो इम्पोर्टेंट वाला था वो क्या था कि इफ़ यू आर यूजिंग auto wiring and manual injection, manual dependency injection मतलब property tag and constructor-arg tag, then the manual dependency injection settings will always override the auto wiring settings। सिंपल, ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट, हाउ नॉट टू मेक अ स्प्रिंग बीन, हाउ नॉट टू मेक अ स्प्रिंग बीन पार्टिसिपेटिंग इन आउटो वायरिंग। बहुत ही सिंपल आंसर है, बाय यूजिंग auto wire as candidate equal to false, false कहाँ, in the bin tag, ओके। बहुत ही सिंपल है, auto wire dash candidate equal to true, दिस इज, ये कैसा रहता है, डिफ़ॉल्ट इनेबल्स auto wiring for the candidate, enables auto wiring participation for the स्प्रिंग बिन। चलो, ये हो गया, ये डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है और बिन में दिखाई दिया हमने आपको किस तरीके से आपको फॉल्स करना है। और फॉल्स कर दोगे तो कोई सेंस भी नहीं बनेगा प्राइमरी इक्वल टू ट्रू रखने का, क्योंकि वो है ही नहीं, तो प्राइमरी इक्वल टू ट्रू रख के क्या करेंगे, सिंपल, रखोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर, बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही सब तो आपको समझना है, बहुत इजी चीज़ें यार। देखो, स्प्रिंग बहुत इजी है, पढ़ाने वाला अगर अच्छा हो तो मस्त आप सब सीख जाओगे, है ना। स्निपिंग टूल से ऑटो वायर कैंडिडेट, यहाँ से किया कॉपी, यहाँ किया हमने पेस्ट। चलो, ऑटो वायरिंग तो भाई आप सीख गए, अब गर्दा उड़ा दो ऑटो वायरिंग में, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।